नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं और ये उत्तराखंड विषय में उत्तराखंड इतिहास से जुड़ा हुआ है। और उत्तराखंड इतिहास में भी आप अगर मुझसे लगातार पिछली वीडियो से जुड़े हैं तो हमारे इस समय उत्तराखंड में जो कमिश्नर है, यानी कि उत्तराखंड में अंग्रेजी जो अधिपत्य है या अंग्रेजी जो प्रशासन है, उनमें हम लोग कमिश्नरों पर चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेजी जो कमिश्नर रहे कुमाऊं में या फिर उत्तराखंड में, उन्होंने किस किस प्रकार से अपना यहाँ पर शासन किया और उनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वही मैं आज टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी कमिश्नरों पर मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिनमें से हम लोग ईवी गार्डनर पर वीडियो ला चुके हैं, ट्रेल पर वीडियो ला चुके हैं, इसके अलावा गोवन जी पर वीडियो ला चुके हैं, लुशिंगटन पर ला चुके हैं और साथ ही साथ बैटन पर भी मैं वीडियो ला चुका हूं। आज इस वीडियो में एक महान कमिश्नर को मैं लाने वाला हूं आपके सामने। वास्तव में ये महान कमिश्नर थे और इनसे दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो अध्ययन करने वाले हैं वो सर हेनरी रैमजे के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से एक एक चीज़ें सुनिएगा। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी परीक्षा की दृष्टिकोण से हो या फिर इनके यहाँ पर उत्तराखंड में जो इनका कार्यकाल रहा उसकी दृष्टि से, हम लोग उन सारी की सारी एक एक करके क्रम से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इसमें देरी ना करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अगर आप देख रहे होंगे तो ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड चल रहा है। सिंपल सी बात, यहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार है 1815 के पश्चात। और इसमें भी हम लोग दोस्तों इस समय कमिश्नरों के अधीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो ये मैंने यहाँ पर दोस्तों कमिश्नरों की एक लिस्ट बनाई है। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें कुछ मैसेज आ रहे थे, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये पीछे से साफ नहीं दिख रहा है ना। तो आज थोड़ा सा मैंने इसे चेंज कर दिया है। अगर ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा तो आज आप इनकी पूरी लिस्ट, ये मैंने सारे कमिश्नर यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। आप बिल्कुल इनका यही टाइम पीरियड है, जो इंपॉर्टेंट है उनको टाइम पीरियड के अनुसार आप याद भी कर सकते हैं। इनमें से आप देख लीजिए, यहाँ पर ईवी गार्डनर जी हमारे हो चुके हैं, ट्रेल कंप्लीट हो चुका है, गोवन जी हो चुके हैं, थॉमस लुशिंगटन पर बात कर चुके हैं, हेलेट बैटन जी हो चुके हैं और आज हम लोग हेनरी रैमजे पर चर्चा करने वाले हैं। इन सारे कमिश्नरों में सिर्फ महत्वपूर्ण कमिश्नरों पर चर्चा होगी, सभी कमिश्नरों को यहाँ पर हम लोग दोस्तों नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हेनरी रैमजे। पहली बात तो दोस्तों हेनरी रैमजे का आपको टाइम पीरियड अच्छे से याद होना चाहिए कि हेनरी रैमजे कब से कब तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहे या फिर इनका जो महत्वपूर्ण कार्यकाल। अगर आपको कार्यकाल याद रहता है, मैंने लगातार आपको वीडियो में ये बातें बोलता रहता हूँ कि अगर आपको इनका कार्यकाल अच्छे से याद रहता है तो आप आसानी से इनके बीच में हुई जो भी घटनाएं होती हैं उसे आसानी से कर सकते हैं। भाई अगर आपको सिंपल सा याद है कि 1856 से 84 तक हेनरी रैमजे थे कमिश्नर, तो इस दौरान की अगर कोई भी घटनाएं आती हैं कि ये किस कमिश्नर के समय हुई तो आप स्वतः ही उसको टिक कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कमिश्नर है जो आपको याद होने चाहिए। तो हेनरी रैमजे दोस्तों देख लीजिए, हेनरी रैमजे की ये तस्वीर है। ज़्यादातर कमिश्नरों की हमारे पास जो है तस्वीर उपलब्ध नहीं है, हेनरी रैमजे की है। वास्तव में बहुत ही नेक इंसान रहे हेनरी रैमजे जी। हमारी जो धारणा रहती है कि अंग्रेज जो थे, जो भी अंग्रेज अधिकारी रहे, सारे के सारे शोषणकारी नीतियों पर चले, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ अधिकारी ऐसे भी यहाँ पर रहे हमारे देश में जिन्होंने यहाँ की प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए, यहाँ की प्रजा के हित में बहुत काम किए, खुद को पूर्ण समर्पित कर दिया था यहीं पर इस देश के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे अधिकारी अंग्रेज में ऐसे रहे और उनमें से एक रहे हेनरी रैमजे भी। हेनरी रैमजे के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों इनके बारे में, तो सबसे पहले हम लोग इनके परिचय के बारे में जानेंगे। अगर हेनरी रैमजे के परिचय के बारे में मैं बात करूं तो पहली बात तो दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे आपको ये पता होना चाहिए, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। एक चीज तो आपको ये आनी चाहिए क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, स्कॉटलैंड के थे। और दूसरा, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इसी टाइम पीरियड पर 1850 से 56 के आसपास भी 48 से एक गवर्नर जनरल जो रहे भारत के, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जी, तो लॉर्ड डलहौजी जी से भी इनका दोस्तों संबंध है। लॉर्ड डलहौजी से कैसा संबंध है तो इतिहासकार लिखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के ये चचेरे भाई थे। क्या थे? चचेरे भाई। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे कौन? यानी कि हेनरी रैमजे जी, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं।
अगर दोस्तों सर हेनरी रैमजे के बारे में, इनके परिचय के बारे में बात की जाए तो इतना तो नॉर्मली समझ गए कि स्कॉटलैंड के थे और यहाँ पर जो है उत्तराखंड में बहुत सारी जो है पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। जो गवर्नर जनरल रहे, यानी हमारे जो ये क्या कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, इनके चचेरे भाई माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो सर हेनरी रैमजे है, ये वास्तव में इन्होंने उत्तराखंड में या फिर कुमाऊं क्षेत्र में लगभग अगर हम इनके संपूर्ण जीवन की बात करें तो ये 77 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन जिया और इस 77 वर्ष में भी जो है लगभग 55 साल तक, देख लीजिए 55 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं कहां पर दी? सिर्फ दोस्तों कुमाऊं में दी। अब आप सोच सकते हैं कि जिसने अपना जीवन का लगभग 80% जो है अपना जीवन यहीं पर बिताया हो, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रजा के बीच में घुल मिल गए होंगे, प्रजा से उनके प्रजा के बीच जो है इसी वजह से इतने लोकप्रिय रहे होंगे। प्रजा इनको, यानी कि जो वहाँ के लोग थे वो इन्हें राम जी साहब के नाम से पुकारते थे। प्रजा के लिए बहुत सारे हितैषी काम किए और प्रजा भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे में स्थानीय लोग इनको राम जी साहब के नाम से पुकारती थी। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो इतना लंबा टाइम पीरियड यहाँ पर रहा, इन्होंने इस टाइम पीरियड के अंतराल में 55 साल का यहाँ पर इनका समय रहा, इतने सालों तक रहे। इस दौरान इन्होंने बहुत सारी सेवाओं पर, पदों पर जो है अपनी सेवाएं दी। ऐसे में जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने भी इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा है, किंग ऑफ कुमाऊं। तो ये भी याद रखिएगा। इन्हीं को दोस्तों, अगर स्थानीय लोगों की हम लोग बात करें तो स्थानीय लोग या फिर जो लोग थे यहाँ के, वो इन्हीं को राम जी साहब के नाम से पुकारते थे। बहुत ज़्यादा प्यार था इनके बीच, बहुत प्यार करते थे और ये भी दोस्तों प्रजा से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रजा हितैषी काम किए इन्होंने। इसके अलावा अगर इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकारों ने दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह इनको कहा है। समझ गए आप? तो ये भी याद रखिएगा, किसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है या कुमाऊं का बादशाह कहा जाता है या किंग ऑफ कुमाऊं, तो सर हेनरी रैमजे को कहा जाता है। अगर हम लोग सर हेनरी रैमजे की बात करें तो इन्होंने जो 77 साल तक कुल जीवन जिया, इनमें से 55 साल सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुमाऊं या फिर उत्तराखंड में दिए। इनमें से भी दोस्तों अगर हम लोग इनकी बात करें तो 28 वर्ष तक तो इन्होंने अपनी सेवाएं बतौर उत्तराखंड में कमिश्नर के पद पर दी। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1840 से 1850 तक, याद रखिएगा, इससे पहले इन्होंने शुरुआत अपनी 1840 में ही यहाँ पर कर दी थी और 1840 से 1850 तक इन्होंने दोस्तों यहाँ पर कनिष्ठ सहायक कमिश्नर के रूप में बाकायदा अपनी सेवाएं दी। तो कनिष्ठ सहायक कमिश्नर के रूप में 1840 से 1850 तक इन्होंने सेवाएं दी। इसके अलावा दोस्तों फिर इन्होंने वरिष्ठ सहायक कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी और ये सेवाएं इन्होंने 51 से 55 तक दी। और उसके पश्चात दोस्तों डिप्टी कमिश्नर बने, यानी कि सहायक कमिश्नर बने और ये सहायक कमिश्नर लगभग 55 से 56 तक रहे, यानी कि 1855 से 1856 तक। और फिर अंततः दोस्तों ये कुमाऊं के कमिश्नर बने और फिर आपने अभी टाइम पीरियड देख ही लिया है, 1856 से 1884 तक इन्होंने कुमाऊं में कमिश्नर के पद पर काम किया। तो इस तरह से इनकी जर्नी रही। अब आप सोच सकते हैं कितने लंबे समय से ये यहाँ की प्रजा के बीच में जुड़े रहे, इसीलिए प्रजा से एक एक चीज, प्रजा की हर चीजों से, वापिक से, दुख से, सुख से, सब चीजों से। तो यही कारण रहा होगा प्रजा के बीच इतना ज्यादा काम करने से। यहाँ के जो लोग थे दोस्तों, कितने भोले वाले पहाड़ों के लोग रहते हैं उस समय, तो कितने और भी ज्यादा होते होंगे, तो इनके ही हो गए थे हेनरी रैमजे भी। समझ गए आप? तो हेनरी रैमजे जितने भी यहाँ पर कमिश्नर हुए, उन सभी कमिश्नरों में सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय हुए या प्रसिद्ध हुए तो हेनरी रैमजे जी हुए। इसीलिए हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। यहाँ के लोग इन्हें राम जी साहब के नाम से पुकारते थे और इतिहासकारों ने फिर इनका जो टाइम पीरियड है उसको इनके कार्यों के आधार पर, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अगर हम लोग काम देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर प्रजा के क्षेत्र में हो या तरह तरह वनों के क्षेत्र में, बहुत सारी जगह इन्होंने अपना दोस्तों जो काम किया प्रजा के हित में। ऐसे में इनके टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने औपनिवेशिक काल का यहाँ पर स्वर्णिम काल से उल्लेखित किया है।
तो इनके टाइम पीरियड को भी स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार जो है बैटन के टाइम पीरियड को स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज्यादातर अगर दोस्तों हम लोग भी देखें, इनके काम को भी देखें और इनके अन्य व्यवहार के आधार पर भी इनकी बात करें तो वास्तव में जो सर हेनरी रैमजे जी है, इनका टाइम पीरियड स्वर्णिम काल के रूप में यहां पर उल्लेखित होना चाहिए और है भी दोस्तों। तो ये मैंने थोड़ा सा इनके बारे में आपको एक परिचय दिया, किस प्रकार से ये आए, किस प्रकार से शुरुआत की, कैसे इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर यहीं के होकर रह गए। कहा जाता है दोस्तों अंत में इनको फिर मजबूरन होकर जो है अंग्रेजों ने रिटायर्ड कर दिया था, क्योंकि प्रजा के ही हित में काम करते थे। अंग्रेजों को तो भाई लाभ कमाना था। ऐसे में ये उसके पश्चात भी यहीं पर रहे, काफी लगभग 12-13 साल यहीं पर जमे रहे। परंतु बाद में दोस्तों फिर इनके जो पुत्र थे वो यहाँ पर आए और इनको जबरन जो है यहाँ से वापस ले गए। तो ऐसा प्यार था इनका हमारे उत्तराखंड के प्रति, समझिए आप। तो अच्छे जो है अधिकारी भी आए, ऐसा नहीं है। ये देख लीजिए कितने अच्छे अधिकारी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब इनके जो हम लोगों ने ये इतनी सारी बातें की। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि बैटन के बाद कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे रहे। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे तथा लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। इसके अलावा अंग्रेजी इतिहासकार रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह, जबकि स्थानीय लोग प्यार से इन्हें रामजी साहब कहते थे। इसके साथ साथ इन्होंने अनेक कार्य करवाए, जिस कारण ये सबसे लोकप्रिय कमिश्नर के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनके शासनकाल को दोस्तों यहाँ का औपनिवेशिक काल का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रैमजे ने 47 वर्षों तक अनेक पदों पर कुमाऊं में कार्य किए, जिनमें से 28 साल तक तो ये कुमाऊं कमिश्नर के पद पर अपनी सेवा देते रहे। कुल 77 वर्ष के अपने जीवन में 55 साल इन्होंने उत्तराखंड में बिताए तथा कुमाऊं में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी, जैसे कनिष्ठ सहायक कमिश्नर 1840 से 50 जो पहले समझा चुका हूं, वरिष्ठ सहायक कमिश्नर 51 से 55, डिप्टी कमिश्नर 55 से 56 और कुमाऊं कमिश्नर 1856 से 1884 तक रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इनके एक सहायक की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ये इनके सहायक भी और सलाहकार भी रहे पंडित बद्रीदत्त जोशी जी। पंडित बद्रीदत्त जोशी के साथ ही ये मिलकर अधिकांश कार्य किया करते थे और प्रजा के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुलझाया करते थे। तो याद रखिएगा अगर कभी इस तरह का भी प्रश्न बने कि किस कमिश्नर के सहायक पंडित बद्रीदत्त जोशी जी थे, तो इन्हीं के सहायक रहे पंडित बद्रीदत्त जोशी। तो ये दोस्तों इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और अब अगर हम लोग इनके बारे में चर्चा करें, यानी कि इनके कार्यों की, कि इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए और किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया और आखिर में जो हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं कितने अच्छे थे, ये था वो था, वो क्यों थे, तो वो सब हम लोग जानेंगे। तो अगर कार्यों की बात करें तो हम लोग इनके कार्यों में हम लोग यहाँ पर नैनीताल में सुधार कार्य जानेंगे, क्योंकि नैनीताल में बहुत सारा सुधार किया। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में इनके कार्यों पर चर्चा होगी, कृषि के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में वनों में सुधार और सड़क एवं पुलों के निर्माण कार्य पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस समय भी करेंगे जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस दौरान भी कमिश्नर दोस्तों यही थे यहाँ पर। 1857 की क्रांति, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में या कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो सर हेनरी रैमजे थे। टाइम पीरियड आप देख लीजिए, अगर टाइम पीरियड याद है तो आप स्वतः कर सकते हैं। तो ये वो कार्य है जिन पर हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नैनीताल में सुधार कार्यों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर दोस्तों नैनीताल में सुधार कार्यों पर चर्चा करें तो नैनीताल में मैं इससे पहले भी आपको जो कमिश्नर पढ़ा चुका हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नैनीताल है, अगर हम लोग नैनीताल की स्थापना की बात करें तो लगभग 1841 में पी बैरन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। 1841 के पश्चात ही यहाँ पर जो है हमने एक कमिश्नर देखे थे लुशिंगटन जी, और उन्हीं के टाइम पीरियड पर इस नैनीताल का नगरीकरण शुरू हो चुका था। लुशिंगटन ने ही नैनीताल में पहला बंदोबस्त भी करवाया था, उसी के टाइम पीरियड पर ही यहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया चल चुकी थी। लेकिन जब उसके बाद गद्दे पर बैठे बैटन वो पहला कमिश्नर था जिसने अब इस नैनीताल को पर्यटन के रूप में भी विकसित करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो पर्यटन के लिए आकर्षित कर रहा था। तो पर्यटन के रूप में विकसित करने का कार्य बैटन ने किया। परंतु दोस्तों जो सर हेनरी रैमजे जी है, इसको पर्यटन पटल पर लाने के लिए और इसके अलावा जो ये नैनीताल वाला क्षेत्र था, इसको जो है
पूरे उसमें प्रचारित करने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया, क्योंकि इस नैनीताल को यही वो शख्स है बेटन जी जिन्होंने दोस्तों इसको शिक्षा का हब बना दिया। इनके टाइम पीरियड पर इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें यहाँ पर स्थापित हुई जो आज भी उच्च स्तर पर जो है देश में जानी मानी स्कूलें हैं। वो सारी बहुत सारी स्कूलें जिनको देखेंगे इनके टाइम पीरियड पर यहाँ पर बनी थी नैनीताल में। इसके अलावा दोस्तों यही वो कमिश्नर है जिनके टाइम पीरियड में यहाँ पर नैनीताल में जबरदस्त भूस्खलन भी देखने को मिले, वो चाहे 1867 का हो, वो चाहे 1880 का हो। उस भूस्खलन के पश्चात नैनीताल को एक नया नक्शा दिया था, यानी कि सर हेनरी रैमजे जी के द्वारा। इन्होंने दोस्तों नैनीताल जो ताल था उस ताल को चारों ओर से बिल्कुल इतना मजबूत बना दिया था कि आज भी इनके द्वारा जो वहां पर कार्य किए गए हैं उस आधार पर नैनीताल आज भी मजबूत अवस्था में टिका हुआ है। तो ये बहुत सारे कार्य करवाए। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज एक बात करूं तो आपने एक बात सुनी होगी कि जो भारत का सबसे एक तरह से पुराना जो चर्च माना जाता है 1860 का, वो भी दोस्तों नैनीताल गजट के अनुसार इन्हीं के द्वारा स्थापित करवाया जाता है, जिसे मेथोडिस्ट चर्च के नाम से भी जाना जाता है। कौन से है? तो मेथोडिस्ट जो चर्च है भारत का पहला इसे चर्च माना जाता है। इस चर्च की शुरुआत इस चर्च के जो निर्माण है, इस चर्च के निर्माण 1860 में इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। ऐसा नैनीताल गजट से देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल के लिए और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए जो हम लोग आगे अलग अलग कार्यों के रूप में उसे देखेंगे। तो नैनीताल के लिए सबसे ज्यादा सुधार कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने ये पूरा सिस्टम लिखा है। नैनीताल को प्रमुख हिल स्टेशन बनाने व शिक्षा का हब बनाने में सबसे बड़ा योगदान हेनरी रैमजे जी का है, या फिर इन्होंने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो नैनीताल गजेटियर के अनुसार भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में 1860 में इन्हीं के द्वारा निर्मित माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग और बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों ने सन 1862 में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी थी। और ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो ये इन्हीं की बदौलत हो पाया, क्योंकि 1856 में जब ये कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुए तो उसके बाद नैनीताल को इन्होंने इतना जबरदस्त बना दिया, इतना शानदार बना दिया कि अंग्रेजों ने इसको अपनी उत्तर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। साथ ही साथ दोस्तों ग्रीष्मकालीन इन्हीं के समय बनी और 1867 से 1880 में जो यहां पर भीषण भूस्खलन हुआ उसमें भी नैनीताल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको पश्चात रैमजे ने इसी झील के चारों ओर, आप लोग देख लीजिए, मजबूत कर दिया था इस झील को चारों ओर से भी। तो ये बहुत सारे काम इन्होंने नैनीताल के लिए भी किए दोस्तों। तो नैनीताल मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए ही याद किया जाता है क्योंकि जब मैं और आगे आपको पढ़ाऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बड़े काम किए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैथोलिक जो चर्च है सबसे पुरानी वो इनके द्वारा बनाई गई है। साथ ही साथ जो ग्रीष्मकालीन राजधानी 1862 में बनी वो इनके टाइम पीरियड पर अंग्रेजों ने घोषित की। तो वास्तव में इन्होंने जबरदस्त काम किया होगा उस दौरान दोस्तों, और आज वो काम देखने को भी मिलता है। अब हम लोग अगर बात करें दोस्तों यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, कि चिकित्सा के क्षेत्र में आखिर में इन्होंने क्या सुधार किए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में सच में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, हम लोग तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने तो इनका सिस्टम नहीं देखा है, लेकिन जिन लोगों ने देखा उनकी जो आंखों देखी बातें आगे से आगे आज तक पहुंची, या फिर जिन इतिहासकारों ने इनके बारे में लिखा, वो वास्तव में हेनरी रैमजे को यहाँ के प्रति और हमारे दिलों में इनके प्रति जो है प्यार बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? आप लोग दोस्तों अगर इस समय का टाइम पीरियड देखेंगे, ये जो समय इनका चल रहा है 1800 के आसपास का, इस समय 1800 और 1900 बीच के, इस समय यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बीमारी चल रही थी। और वो जो बीमारी थी, अगर मैं उस बीमारी की बात करूं तो वो थे कुष्ठ रोग। यानी कि जो कुष्ठ रोग था, इस कुष्ठ रोग से बहुत सारे रोगी सामने आने लगे थे। ऐसे में यहाँ के लोगों ने, खुद परिवार के लोगों ने इस भय से उनको घर से निकालना शुरू कर दिया था, और ये डर के मारे कि कहीं ये सब में ना फैले। इस प्रकार का जब रोग इस समय आया तो तरह तरह पर, जगह जगह पर लोग जो है भटकते हुए पाए गए। कहाँ कहाँ पर दम तोड़ रहे थे, क्योंकि घरों से तो निकाल दिया जा रहा था, इसके अलावा पूरे गाँव से उनको निष्कासित कर दिया जाता था, गाँव के आसपास भटकने भी नहीं दिया जाता था। तो इनके लिए पहली बार अगर किसी ने दोस्तों जबरदस्त काम किया तो वो सर हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। यही वो शख्स हैं सर हेनरी रैमजे, जब ये कमिश्नर भी नहीं थे कुमाऊं के, बाकायदा उस समय कनिष्ठ सहायक कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उस समय सबसे पहले इन्होंने ऐसे लोगों के लिए दोस्तों काम किया था, छोटे छोटे आवास बनाकर। इन्होंने क्या किया, गांव से दूर जाकर जो है छोटे छोटे आवास बनाए, और उन छोटे छोटे आवासों में
इन कुष्ठ रोगियों को रखना शुरू कर दिया था। तो याद रखिएगा पहली बात कि कुष्ठ रोगियों के लिए सबसे बड़ा अगर किसी ने योगदान दिया तो सर हेनरी रैमजे के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही दोस्तों कुष्ठ रोगियों के लिए सबसे पहले, जब कमिश्नर भी नहीं थे, छोटे छोटे आवास खोल दिए थे। इसके अलावा जब कमिश्नर बने तो कमिश्नर बनने के पश्चात दोस्तों इन्होंने अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। तब तो पावर थी इनके पास, और उस कुष्ठ आश्रम में दोस्तों जितने भी कुष्ठ रोगी होते थे उनके चिकित्सा की सुविधाएं की जाती थी। आज भी इस समय ये कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अल्मोड़ा में, वर्तमान में भी दोस्तों। तो कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत बड़ा काम किया यानी कि हेनरी रैमजे ने, और तरह तरह से दोस्तों इन्होंने बहुत सारे औषधालय भी खुलवाए, बहुत सारे नए चिकित्सालय भी बनवाए, बहुत सारे नए चिकित्सकों की नियुक्तियां भी की इस क्षेत्र में, यानी कि प्रजा के लिए जहां भी ये काम कर सकते थे हर जगह पर इन्होंने जबरदस्त काम किया। आप लोग थोड़ा सा देख लो, मैंने यहां पर लिखा है कि रैमजे ने, देख लीजिए, सर्वप्रथम कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य किए थे। जब ये गद्दे पर बैठा तो सबसे पहले इसने दोस्तों, क्योंकि ये लगातार जुड़ा रहा जमीनी स्तर पर, तो इसने सबसे पहला काम कुष्ठ रोगियों के लिए किया। अगर हम लोग देखें तो सन 1848 में बिना कमिश्नर के पद पर रहते हुए कुष्ठ रोगियों के लिए छोटे छोटे आवास बनाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा दोस्तों 1854 में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की तथा अनेक चिकित्सालयों की स्थापना करवाई गई। अल्मोड़ा में करवाई थी। अल्मोड़ा में बना ये जो कुष्ठ आश्रम है आज भी रोगियों की सेवा कर रहा है दोस्तों। तो कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत सारा काम किया इन्होंने, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों अल्मोड़ा में जो इनका बनाया हुआ जो कुष्ठ आश्रम था, आज भी वहाँ पर जो है कुष्ठ रोगियों के लिए इलाज की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा भी की जाती है, उनका इलाज भी किया जाता है। तो बताइए उस दौरान जो है उन्होंने पहली बार इनकी ओर दोस्तों ध्यान दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग और आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग थोड़ा सा इनका देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में इन्होंने किस प्रकार के सुधार किए। अगर कृषि के क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने ज्यादातर जो है तराई वाले क्षेत्र में फोकस किया, क्योंकि तराई क्षेत्र में आय के साधन बहुत ज्यादा थे, और तराई में कृषि के क्षेत्र में इन्होंने फिर फोकस स्पेशली कैसे किया, क्योंकि वहां पर पानी की समस्या होती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा तराई में नहरों का निर्माण शुरू कर दिया। पहली चीज याद रखिएगा, तराई में जो नहरों का निर्माण है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने तराई में लगभग 219.6 किलोमीटर, कितनी 219.6 किलोमीटर जो है नहरें बिछा दी थी, और ये नहरें भी दोस्तों बिल्कुल पत्थरों से, कटीली पत्थर, जो आज भी वहां के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी नहरें उस समय, इतनी मजबूत नहरें उन्होंने उस समय बनाई थी। आज भी वहां पर जो तराई बाबर का क्षेत्र है, किसानों की मुख्य जो है ये रीढ़ की हड्डियां बनी हुई होती हैं, ये वाली नहरें जो उन्होंने तब बनाई थी। इसके अलावा दोस्तों इसी दौरान इन्होंने एक चीज याद रखेंगे, तराई इंप्रूवमेंट फंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मैं आगे भी इस पर बात करूंगा, जब आगे ये आएगा तो उस दौरान इसे अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखना है कि तराई इंप्रूवमेंट फंड, इसकी स्थापना भी सन 1883 में इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। अब इसकी स्थापना क्यों पड़ी, क्यों करनी पड़ी, या क्यों इस फंड की वो करना पड़ा, गठन करना पड़ा तराई इंप्रूवमेंट फंड का? तो दोस्तों इसका उद्देश्य ये था कि इसमें जो फंड एकत्रित होता था, या जो इसमें फंड रखा जाता था, ये स्पेशली जो पुल है और जो नहरें हैं उनके निर्माण और उनके क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनर्निर्माण में यहीं से वो काम किया जाता था। तो स्पेशली देख लीजिए यहाँ पर कृषकों के लिए किस प्रकार से काम किया जा रहा है, वो चाहे पुल हो या वो चाहे नहरें हो, तो उनके लिए जो है तराई इंप्रूवमेंट फंड का गठन 1883 में भी इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा एक चीज आप और याद रखेंगे, आलू। अगर क्वेश्चन बने कि आलू की शुरुआत, आलू की खेती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की जाती है, तो सिंपल सी बात, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने यहाँ पर आलू लाया था, आलू की खेती की शुरुआत की। लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड में या फिर कुमाऊं में, तो कुमाऊं में दोस्तों हेनरी रैमजे साहब को ये श्रेय जाता है कि यहाँ पर इन्होंने आलू की खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो ये सारे काम इन्होंने दोस्तों कृषि के क्षेत्र में किए थे। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत, आलू तो लोग आप लोगों ने देखे हैं, तो आलू की खेती की शुरुआत इनके द्वारा की गई। कृषि के क्षेत्र में सुधार पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। रैमजे ने तराई जैसे उपजाऊ क्षेत्र को विकसित करने के लिए अनेक नहरों का इस्तेमाल करवाया था, निर्माण करवाया था। रैमजे ने अपने शासनकाल में 219.6 किलोमीटर पत्थरों की लंबी नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 1883 में तराई बावर में विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड का गठन किया, जिस फंड से ये सड़कों तथा पुलों की मरम्मत या फिर उनका निर्माण करवाया जाता था। तो सड़कों पुलों की मरम्मत और निर्माण के लिए भी इन्होंने इस फंड की शुरुआत की थी। इसके अलावा दोस्तों अब मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा होने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्य।
शिक्षा के क्षेत्र में अगर दोस्तों जिस समय ये कमिश्नर रहे तो इनके टाइम पीरियड में इतनी बड़ी बड़ी जो है स्कूलें नैनीताल में स्थापित की गई जो आज भी देश में बड़े बड़े उच्च स्थानों पर जो है अग्रणी स्थानों पर रहती है। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से उन स्कूलों को दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरह के भी आजकल प्रश्न बन रहे हैं कि ये किस कमिश्नर के टाइम पीरियड पर ये स्कूल बनी थी, या ये स्कूल जो है कौन यहाँ से पढ़ कर गए। इस तरह के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अभी आपने हाल ही के पेपर देखोगे तो शेरबुड़ भी पूछ लेता है, यहाँ पर दून स्कूल, मसूरी कुछ स्कूल पूछ लेता है जो अंग्रेजों के ज़माने से बनी। तो यहाँ पर मैं स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और थोड़ा सा उनके बारे में जो जानकारी है उसको बताने का प्रयास करूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनकी टाइम पीरियड में कौन कौन सी स्कूलें बनी। सबसे पहले देख लीजिए आप, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है मिशन स्कूल, ये वाली मिशन स्कूल या फिर इसी का नाम हम्फ्री स्कूल, और वर्तमान में इसका नाम है CRST इंटर कॉलेज, और ये दोस्तों सन 1858 में स्थापित हुई थी। और देख लीजिए 1858 का टाइम पीरियड किसका है, हेनरी रैमजे का है। असल में अगर हम लोग बात करें इनके टाइम पीरियड में कि क्यों स्कूलें इनके समय स्थापित हुई, थोड़ा सा अगर मेंस के पर्पज से भी लिखे, अगर कभी मेंस में उसमें भी इस टाइप का फंसे, तो आपको दोस्तों ये समझना है कि 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति से यहाँ पर जो यूपी के आसपास जो भी कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नरी लोग यहाँ पर इनके बहुत सारे आए थे जो लगातार जो है ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, तो खतरा इतना ज़्यादा यूपी में हो गया था कि उनको फिर इन्होंने, देखो उस समय सुरक्षित स्थान सिर्फ उत्तराखंड था। इधर जो है सुदर्शन शाह थे, उन्होंने बहुत खूब सहायता की, इधर जो है हेनरी रैमजे थे, लोगों ने खूब सहायता, सबको जो है इन क्षेत्रों पर आकर बचाया गया। तो वहां से जो कमिश्नरी लोग थे, ईसाई लोग थे, वो सारे यहाँ पर आए, और जब नैनीताल में पहुंचे तो नैनीताल में उन्हें लगा कि यहाँ पर भी जो है हमें ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिए, स्कूलें यहाँ पर स्थापित करनी चाहिए, तो यहाँ के लोगों में और ज़्यादा प्रचार हो सकता है। तो उसी के बाद कंटिन्यू फिर देख लीजिए 58 में पहला है, 1757 की क्रांति में सीधा 1858 में जो है यहाँ पर सीधा क्या हो गया है, स्थापित हो गया है स्कूल भी। दोस्तों कौन सा है, मिशन स्कूल है। ये मिशन की स्पेशली मिशन था क्योंकि ईसाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, या फिर इसी को दोस्तों हम्फ्री स्कूल, और वर्तमान में इसको CRST इंटर कॉलेज के, CRST का मतलब है यहाँ पर देख लीजिए चेतराम शाह ठुलगरिया, ये इसका वर्तमान में नाम है। क्यों ऐसा नाम पड़ा, तो दोस्तों इसका भी थोड़ा सा अपना इतिहास है। शुरुआत में जब अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया तो स्थापना तो कर दी थी 1858 में, ठीक है, हो गई स्थापना, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, लगभग 1925 के आसपास या 1915 के आसपास जो शिक्षा का केंद्र था वो अल्मोड़ा चले गया। अब जब अल्मोड़ा चले गया तो यहाँ पर जो इसकी देखभाल कर रहे थे, उन्होंने जो है फिर इसको सरकार को सौंप दिया कि भाई अब आप ही देखभाल कीजिए। जो ईसाई मशीनरी यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने सरकार के हवाला कर दीजिए कि आप ही इसे संभालिए और आप ही काम कीजिए। तो सरकार ने भी कुछ समय तक संभाला, लगभग 1825 से लेकर 1828 तक सरकार ने काम किया, इसको संभाला। लेकिन जब सरकार को भी लगा कि भाई कैसे काम चलेगा, इसे जो है किसी को और को सौंप देते हैं, तो सरकार ने उस समय दोस्तों इसको किसे सौंप दिया, ये चेतराम जी, ये लाला थे, बहुत बड़े व्यापारी थे उस समय के, चेतराम शाह ठुलगरिया, इनको स्पेशली याद रखिएगा। चेतराम शाह ठुलगरिया ने 50,000 रुपए दान देकर इस स्कूल को फिर अपने पास रख लिया था, और बाद में फिर उन्हीं के नाम पर रहा, और आज भी उन्हीं के नाम पर यह स्कूल चल रहा है। तो ये दोस्तों, बाकी यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा, अगर आप नोट भी कर रहे हैं, स्थापना इसकी अगर कभी मूल आ जाए तो 20 अगस्त 1858 को हुई थी। शुरुआती नाम इसका मिशन हाई स्कूल था। 1925 में अल्मोड़ा शिक्षा का केंद्र बना, जिस कारण इस स्कूल को सरकार को बेच दिया गया, और 1928 तक सरकार के अंतर्गत रहा। 1928 में इस स्कूल को 50,000 रुपए दान देकर लाला चेतराम शाह ठुलगरिया ने लिया, और इसका नाम वर्तमान में फिर इन्हीं के नाम पर पड़ा, और इन्हीं के नाम पर ये स्कूल चल रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, कौन सा स्कूल हो गया ये आप समझ गए। दूसरा स्कूल देख लीजिए, इससे तो आप लोग सभी दोस्तों वाकिफ हैं, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देख लीजिए पीछे स्कूल भी देख लीजिए, कितनी जबरदस्त स्कूलों का निर्माण करवाया। मेरी तो बड़ी इच्छा होती है अब जाने की कि नैनीताल में जब अब जाऊं तो एक बार ये सारे स्कूल जो उस समय की बनी है, जो ये कॉलेज बने, इनका दीदार अवश्य करके आऊं कि कैसे किस तरीके, देखो ना देखने पर कितनी जबरदस्त लगती है। तो शेरवुड कॉलेज सन 1869, शेरवुड कॉलेज भी 1869 में दोस्तों हेनरी रैमजे के समय इसकी नींव हुई। और शेरवुड कॉलेज आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ही विख्यात है पूरे देश में। ये वही शेरवुड कॉलेज है जहां से दोस्तों अमिताभ बच्चन जी भी पढ़ के जा चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर मैंने लिखी है, बाकी मैं आगे जब स्कूली काम करवाऊंगा तो वहां पर आपको अलग से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, शेरवुड कॉलेज सन 1869 में स्थापित हुआ, और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें मूल, तो जुलाई सन 1869 है। कई बार बहुत बार पूरी डेट पूछ लेता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो नया भवन है, जो वर्तमान में आप इसका नया भवन देखते हैं, तो इसके नए भवन की नींव याद रखिएगा 5 जून सन 1897 को बिशप अल्फ्रेड ने रखी थी, जिस कारण
5 जून को स्थापना दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। यानी कि जो इसकी स्थापना दिवस आज मनाई जाती है तो वो जुलाई में ना होकर 5 जून को मनाई जाती है, क्योंकि 5 जून सन 1897 को इसकी उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बिशप हेयर के द्वारा, अल्फ्रेड के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और बात करें तो 1922 में इस शेरवुड कॉलेज में अगर कभी ऐसे आए कि बिजली की सुविधा यहाँ पर पहली बार कब आई, तो 1922 में यहाँ पर बिजली की सुविधा भी आ चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों इसका नाम जो पहले, अगर इसके नाम पहले की बात करें तो याद रखिएगा डायोकेसन बॉयज स्कूल था। पहले इसका नाम डायोकेसन बॉयज स्कूल था और इस नाम को कब चेंज किया गया? तो 1937 में इसे शेरवुड कॉलेज कर दिया गया था। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य जो है ये क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में है और लैटिन भाषा में आपको दिख रहा होगा मेरिट क्विसिक पामम। और इस मेरिट क्विसिक पामम का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अपने पुरस्कार का गुण दे। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर प्रसिद्ध छात्र की बात करें तो जो मानेकशॉ जी, जो फील्ड मार्शल रहे, जो हमारे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, वो भी यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। अमिताभ बच्चन यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो इस शेरवुड कॉलेज से दोस्तों पढ़ के जा चुकी हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े और स्कूलों की ओर, तो अगले स्कूलों में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ऑल सेंट्स कॉलेज 1869 का ये वाला स्कूल देख लीजिए, भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, ऑल सेंट्स कॉलेज 1869। तो इसको भी याद रखिएगा, इन्हीं के टाइम पीरियड का है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी देखें तो पहली बात तो याद रखिएगा ये गर्ल्स स्कूल कॉलेज था दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको डायोकेसन गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पहले यह स्कूल स्टेनले नैनीताल में जगह है, पहले ये वहां पर स्थापित हुआ था, ठीक है। फिर बाद में वहां से इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? ब्रॉन्सनेडल में कर दिया, जहां पर हमारा इस समय उच्च न्यायालय भी है, तो बाद में वहां पर स्थापित किया गया। फिर वहां से भी इसको चेंज कर दिया गया। जो वर्तमान में है, जो मैंने ये फोटो आपको इस समय दिखाई है, ये बाद में जो आयरपाता जो पर्वत है ना, नैनीताल के चारों ओर 7 पहाड़ियां, तो उनमें से एक जो आयरपाता है अंततः 1892 में याद रखिएगा आयरपाता पर्वत पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया। और जो वर्तमान भवन है इसका, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये 1893 में बनाया गया। हालांकि देखो स्कूल कब बन गया था? 1869 में, लेकिन इसके मुख्य भवन जो आज दिखता है वो 1893 में बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग और अन्य स्कूलों की बात करें तो अगला स्कूल है स्टेनले स्कूल। ये स्टेनले स्कूल सन 1877 में, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर स्थापित हुआ है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, अब इसका वर्तमान में दोस्तों नाम चेंज हो गया है। अब अगर आप नैनीताल में जाएंगे तो आपको इस समय नैनीताल में स्टेनले स्कूल नहीं दिखाई देगा। इस समय आपको ये वर्तमान में बिल्डा विद्या मंदिर के नाम से वहां पर दिखाई देगा और इसी नाम से आज इसमें शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें तो ये तो बहुत ही खूबसूरत, देख लीजिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। इसका नाम है सेंट मैरीज कॉन्वेंट। ये सन 1878 में बना था और नैनीताल में है, ये भी इन्हीं के टाइम पर। तो देख लो भाई, नैनीताल पूरा शिक्षा का हब बन रहा, इतनी बड़ी बड़ी जो है कॉलेज या स्कूलों की नींव रखी जा रही है, तो शिक्षा का हब तो बनना ही था। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सेंट मैरीज कॉन्वेंट सन 1878 का है, ये भी दोस्तों इन्हीं के टाइम पीरियड पर बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें वेलेजली, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है दोस्तों, ये जो वेलेजली है 1884 ये वाला है, वेलेजली की पिक ये वाली है, और जो हमारा सेंट मैरी वाला है, ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट, वो ये वाला है सेंट मैरीज, ठीक है। तो ये उनके द्वारा ये 1884 में स्थापित किया गया था। तो इनकी मैंने तिथियां भी लिखी हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो भी मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग अब बात करें थोड़ा सा इनके वन प्रबंधन के बारे में, ये तो रहा, आप समझ गए होंगे अब नैनीताल में किस तरह से जो है इनके समय शिक्षा का हब रहा, किस प्रकार से कौन कौन सी जो है स्कूलें यहाँ पर स्थापित हुई, वो मैंने सब आपके सामने जो इंपॉर्टेंट थी लेकर आई। अब बात आती है वनों के क्षेत्र में इनका सुधार। अगर दोस्तों वनों के क्षेत्र की बात करें तो वनों के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया। तराई का जो क्षेत्र था, तराई के क्षेत्र में साल के वृक्षों का अंधाधुंध कटान हो रहा था, अत्यधिक मात्रा में काटे जा रहे थे। तो इन्होंने जो है उन वृक्षों को बचाने के लिए तराई क्षेत्र में, याद रखिएगा हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो कानून आया था वृक्षों के लिए, वो हमारा सन 1878 का था, जिसमें जो है काम किया गया था 1878 का जो भारत सरकार का। लेकिन इन्होंने दोस्तों 1855 में ही इसको पहले ही लाया था और वहां पर जो है इस कानून के तहत बिल्कुल इन जो है साल के वृक्षों के कटान पर रोक लगा दी थी। और वहां पर पहली बार ऐसा अब देखने को मिल रहा था कि जब कोई कमिश्नर वृक्षों के कटान पर भी अब रोक लगा रहा था। तो ये इन्होंने वृक्षों के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया, वरना जो तराई का क्षेत्र है, तराई से ऊपर का क्षेत्र है, वो कब के खाली हो जाते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों
इनके द्वारा। तो इसमें दोस्तों अब इसमें इतना ही है हेनरी रेमजे के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें इनके सड़क और पुल निर्माण की, तो ये भी थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने इसके अलावा सड़क और पुल निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने बहुत सारे, अब हम लोग देखेंगे, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो बैटन थे, बैटन ने सड़क निर्माण का कार्य किया था, लेकिन वो जो सड़क निर्माणों का कार्य था वो नॉर्मल जो सकरी सड़कें होती हैं, सिर्फ खच्चर रोड जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें खच्चर पर आदमी जा सकता था, उस तरह की सड़कों का निर्माण किया। आप ये मत सोचिएगा जो आज की सड़क होती है उस तरह का, ये नहीं, पक्की सड़कें नहीं, इन्होंने नॉर्मली सड़कें बनाई, जैसे रास्ते जोड़ दे, सर्वे करवाए, उन्होंने सर्वे बहुत ज्यादा करवाया था बैटन ने। लेकिन इन्होंने बहुत सारी, ये पहले ऐसे कमिश्नर आए जिन्होंने अब ऐसी प्रकार की सड़कें बनानी शुरू कर दी जिसमें बैलगाड़ी जा सकती थी, जिसमें तांगा जा सकता था। समझ गए आप, तांगा और बैलगाड़ी के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए ना, तो उस तरह की जो सड़कें हैं वो इनके द्वारा बनाई गई। यहां पर आप लोग देख लीजिए, रेमजे ने कुमाऊं में बने खच्चर सकरे मार्गों को, जो खच्चर मार्ग थे उनको चौड़ा करवाया ताकि उसमें बैलगाड़ी और तांगा आदि भी जा सके। इसके अलावा दोस्तों रेमजे ने सर्वप्रथम, याद रखिएगा, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का कार्य, क्योंकि रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय था, तो वहां पर जो है रसद आदि सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले दोस्तों रामनगर और रानीखेत के मध्य एक सड़क बनवाई थी, जिसमें आसानी से बैलगाड़ी और तांगा आसानी से वहां तक सामान पहुंचा सके। इसके अलावा 1871-72 में काठगोदाम में दोस्तों रेलवे लाइन बिछ चुकी थी, वहां तक रेल लाइन पहुंच चुकी थी। अब जब रेलवे लाइन पहुंची तो इसी के पश्चात इन्होंने काठगोदाम से नैनीताल और रानीखेत से अल्मोड़ा के मध्य कार्ट रोड का मतलब होता है सकरी रोड है, जिसमें जो है तांगा भी जा सके, जिसमें बैलगाड़ी भी जा सके, तो कार्ट रोडों का भी निर्माण करवाया था। तो ये दोस्तों हेनरी रेमजे साहब थे। इसीलिए देख लीजिए कितने सारे काम मैंने आपको अभी गिनाए, इसके अलावा भी न जाने कितने काम किए होंगे। ये तो वही काम है जो इतिहासकारों ने लिखे हैं, जो हमारे पास सामने है, वरना दोस्तों ये तो रगों में बसते थे वहां के प्रजा के, तो न जाने कितने काम करवाए, कितने सारे बंगले इन्होंने बनवाए हैं। वो सारे काम यहाँ पर मैं आपके सामने नहीं बता सकता हूँ, न जाने कितने काम रहे होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे, उन सबको मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, बाकी अब मिलूंगा आपको अगले कमिश्नर में। अगर कोई इंपॉर्टेंट कमिश्नर होगा जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो मैं अवश्य उस कमिश्नर को आपके सामने लाऊंगा, वरना मैंने उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर है वो सभी आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।